नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिस्ट्री के नए लेक्चर में। तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो यूरोपियंस है वो भारत आते हैं। तो हमें तो ये पता ही है कि वो भारत क्यों आए थे। बेसिकली वो ट्रेड करने के लिए आए थे। उनकी जो शुरुआती जो उसका पर्पस था वो था ट्रेड करना। ठीक है। हमने ये भी देखा कि उन्होंने लैंड रूट्स जब ये ब्लॉक हो गए थे तो उन्होंने समुद्र के रास्ते वो भारत में एंट्री करते हैं और यहाँ पे आके धीरे धीरे अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं, अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं और ट्रेड करते हैं। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जब ये क्रम आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि अब ट्रेड करना है अगर भारत में और प्रॉफिट कमाना, जो कि हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस टाइम के हिसाब से, तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे जो है ना कि आपको जो कहते हैं कि राजनीतिक रूप में या आपको अपना रूल स्टेब्लिश करना पड़ेगा। रूल स्टेब्लिश करने का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे अपना सत्ता बनाना पड़ेगा, काबिज करना पड़ेगा। यानी जैसे कि सिंपल सा टर्म है कि जैसे उन्होंने उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हम देखें तो उस टाइम पे ये देखने को मिलता है कि जो अमेरिका अमेरिका में क्या देखने को मिलता है, अमेरिका और अफ्रीका में क्या हो रहा था कि वहां पे जो ब्रिटेन, फ्रांस या ये जो यूरोपियन पावर्स थे वो कॉलोनीज बसा रहे थे। और कॉलोनीज बसा के वो क्या कर रहे थे कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो वहां का कहते हैं ना कि ये सब सब कुछ ये अपने हाथों में ये ले चुके थे और अपने हिसाब से सब कुछ मैनिपुलेट कर रहे थे, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे थे। और ऐसा ही कुछ गेम वो इंडिया में खेलने का उनका भी इरादा था। और इसी क्रम में हम ये देखेंगे कि ये चीजें कैसे हुई, कैसे ये चीजें बदली और इंडियन कंटेक्स्ट में ये कितना इंपॉर्टेंट था। और कहते हैं ना कि जो हम सोने की चिड़िया कहा करते थे कि भारत इतना वो था, तो इन्होंने भारत की जो पर्सपेक्टिव है या भारत का जो कहते हैं ना कि डेमोग्राफी, जियोग्राफी जो भी मान लीजिए आप, वो कैसे चेंज हुआ इनकी वजह से। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो हमारा जो है ये अपना कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इस पे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं आपको। हमने देखा है कि पोर्तुगीज आ चुके हैं। ये जो यूरोपियन पावर्स हैं, लगभग चार पांच पावर ऐसे जो भारत में आए हुए हैं। कौन कौन से आए हुए हैं? पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिस यानी जो डेनमार्क के थे, और फ्रेंच। ये पावर्स अब यहाँ इंडिया में आ चुके हैं। इनका काम क्या था? ये बेसिकली ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे। ठीक है, इनका बेसिकली काम क्या था? ट्रेडिंग करना। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जो पोर्तुगीज थे, इन्होंने लगभग 100 साल तक अकेले यहाँ ट्रेडिंग की। रीजन मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि क्यों 100 साल तक ये अकेले रूल करते हैं इंडिया में, दूसरे पावर यहाँ नहीं आते हैं। 100 साल तक इन्होंने अकेले रूल किया, लेकिन इन्होंने जो कहते हैं ना कि बेवकूफों वाला काम किया है आके, इन्होंने जैसे बहुत सारी गलतियां क्या की इन्होंने। गलती ये की कि इन्होंने सबसे पहले की जो इंडियन जो सोसाइटी थी उसमें हस्तक्षेप किया इन्होंने। ठीक, भारतीयों के रीति रिवाज, ठीक है, उसमें इन्होंने हस्तक्षेप किया। लेबर फोर्स, लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी, ये सब भी इन्होंने किया। तो इन्होंने बहुत कुछ ऐसा ऐसा काम किया जो कहीं ना कहीं इंडियंस के दिमाग में इनके लिए एक नेगेटिव इमेज बन गया। ठीक है, तो जो पोर्तुगीज थे वो रेस से बाहर हो चुके थे इंडिया में। ठीक है, डच की अगर हम बात करें तो डच बहुत ज्यादा ये अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, छोटे मोटे तौर पे ये बस ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, अगर हम डेनिस की बात करें तो जो डेनिस थे ना, जो डेनमार्क के थे, उनका जो बेसिक काम था ट्रेडिंग और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये अपने आप को कहाँ लोकेट किए थे? इन्होंने अपने आप को बेसिकली लोकेट किया था इंडोनेशिया में। और भारत में बस ये थोड़े बहुत कोस्टल एरिया से थ्रू ये अपना वो करते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे। मेन जो प्लेयर थे वो थे इंग्लिश और फ्रेंच। असली कंपटीशन इन्हीं के बीच होने वाला है इंडिया में कि कौन इंडिया को ट्रेड के पर्पस के हिसाब से कंट्रोल करेगा, ट्रेड को ओन करेगा। ठीक है, मतलब इंडिया से जो ट्रेड हो रहा है कौन उसका मालिक होगा। ठीक है, अब इस क्रम को समझने के लिए हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए, जो यूरोप था, यूरोप में क्या था? यूरोप में भाई जो इंडियन गुड्स थे ना,
उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। हमने पहले देख लिया था कि इनकी डिमांड ज्यादा हो रही है, काफी डिमांड थी उनकी। तो लेकिन बात ये उठती है कि आखिर इंडियन गुड्स की डिमांड इतनी ज्यादा थी क्यों? इंडियन गुड्स की डिमांड दो रीजन की वजह से ज्यादा थी। पहली पहली चीज ये कि क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी बहुत हाई थी। यानी जो यूरोप में जो यूरोपियन गुड्स मिल रहे हैं, मतलब यूरोप की यूरोपियन गुड्स जो थे, उनके तुलना में भारतीय गुड्स की क्वालिटी बहुत ही अल्टीमेट थी। और दूसरी चीज, प्राइस, वो काफी सस्ता था। ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि जैसे आप कहीं जाते हैं कपड़ा खरीदने या कोई भी सामान खरीदने, अगर आपको कोई भी चीज अच्छी क्वालिटी की मिल रही है और कम प्राइस पे मिल रही है, तो सिंपल सी बात है आप उसको प्रीफर करेंगे। तो ये चीज यूरोप में देखने को मिल रही थी कि भारतीय सामान क्वालिटी में अच्छे थे, उनकी प्राइस बहुत लो थी, इसलिए उनका डिमांड बहुत ज्यादा था। और ये बात इंग्लिश मर्चेंट जान रहे थे, तो उनको पता था कि वहां से अगर सामान लेके यहाँ बेचेंगे तो हमें बड़ा प्रॉफिट होगा। उन्होंने देखा भी, जो पोर्तुगीज, जो वास्को डी गामा आके गए यहाँ से, जो वो भर भर के सामान लेके गए, जाके बेचा, तो जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, या बाकी जो मर्चेंट थे, उन्होंने जब देखा, उन्होंने जब खुद फील किया, तो उन्हें लग गया कि नहीं यार, इंडियन जो गुड्स है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया मार्केट है। ठीक। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, ये जो चीजें हो रही है ना, कि यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड है। क्या है? डिमांड बहुत हाई है। किसकी हाई है? इंडियन गुड्स की। तो यार, इंडियन गुड्स की डिमांड हाई है तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि यहाँ इंडिया में सामान यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से पैसा यहाँ आ रहा होगा। ठीक है। यहाँ से गुड्स यानी सामान यहाँ से जा रहे हैं बन के, तो इसको खरीद के जो पैसा मिल रहा होगा तो इंडिया में ही तो आ रहा होगा ना, इनडायरेक्टली। ठीक है। ठीक है, बीच में बहुत सारी बिचौलियां, बहुत सारी मिडिल मैन है, वो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से सामान अगर जा रहा है तो भारतीयों को फायदा हो रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है, ड्रेन ऑफ बुलियन। बुलियन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। बुलियन का मतलब ये हुआ ना कि जो भी महंगी धातुएं होती हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये सब, इनको बुलियन कहा जाता है। तो ड्रेन ऑफ बुलियन का कंसेप्ट क्या है? यूरोप के टर्म है, यूरोप के कंसेप्ट में, यूरोप के हिसाब से, यूरोप के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब शुरुआत का समय है, 17वीं शताब्दी का जो समय है, 17th सेंचुरी का, तो ड्रेन ऑफ बुलियन का कंसेप्ट आता है। उस कंसेप्ट के हिसाब से ये कहा जाता है कि भाई, यूरोप वाले सामान खरीद रहे हैं और यहाँ का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? इंडिया में जा रहा है। तो इसीलिए क्या कहते थे कि इंडिया को कहते थे, इंडिया इज ए सिंक। इंडिया क्या है? सिंक है। मतलब सब कुछ जाके यहाँ समा जा रहा है, सारा पैसा यहाँ से जाके वहां समा जा रहा है। इसी के टर्म में पहले इन्होंने, रोमन्स ने भी एक कंसेप्ट दिया था, जो रोमन एम्पायर था जहां से हमारा ट्रेड हुआ करता था। रोमन्स कहते थे कि यार, जो हमारी महिलाएं हैं, यानी जो हमारी वाइफ्स हैं, बहन है, माताएं हैं, ये इंडियन मसाले जो है ना, ये बहुत यूज करती हैं। मसालों के लिए तो शुरू से फेमस थे। इंडियन मसाले इतना यूज करती है कि उनको खरीदने के लिए सारा पैसा क्या हो रहा है? इंडिया जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सारा पैसा भारत जा रहा है। यानी सारा पैसा हमें ये सब सामान खरीदने में चला जा रहा है, सारा पैसा। तो उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को एग्री किया था, समझा था। यानी पूरी दुनिया इस कॉन्सेप्ट को मान रही थी कि जो इंडिया है, सारा दुनिया का पैसा कहाँ जा रहा है? इंडिया में। मतलब ये समझ लीजिए कि इंडिया मतलब वर्ल्ड मार्केट पे रूल कर रहा था, अकेले इकलौता रूल कर रहा था, अपने गुड्स, अपने क्वालिटी की वजह से। फिर टॉपिक पे आते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो ये इकोनॉमिक परिस्थिति उस समय भारत की थी, कि भारत के सामानों की काफी ज्यादा डिमांड थी। अगर राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो भारत में इस समय क्या चल रहा था? ठीक है। अगर हम बात करें, और एक चीज और ध्यान रखिए, कि जो अंग्रेज थे ना, अब मैंने क्या बताया कि जो मेन प्लेयर कौन बचा? 1600 के करीब में सब आते हैं। 1664 में कौन आता है लास्ट में? फ्रांसीसी, फ्रेंच सबसे लास्ट आते हैं। अब धीरे धीरे ये ट्रेड करते हैं, सब कुछ करते हैं। लास्ट में लगभग 1700 आते आते, अब क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें बदल चुकी हैं 1700 आते आते। ठीक है। तो मेन दो ही प्लेयर बचे हैं, इंग्लिश
मेजर प्लेयर, जैसे प्लेयर तो सारे अभी इस समय है मार्केट में, लेकिन मेजर प्लेयर यही थे, इंग्लिश और फ्रेंच। तो हुआ क्या इस दौरान कि जो अंग्रेज और फ्रेंच थे ना, इन्होंने शुरुआत के समय में सिर्फ बिजनेस पे फोकस किया। बिजनेस तो नहीं कहना चाहिए, ट्रेड कहना चाहिए। इन्होंने सिर्फ ट्रेड पे फोकस किया, ट्रेड पर ओनली। ठीक। शुरुआत के 50 साल। और ये ट्रेड कैसा, मतलब उन्होंने जो जो पुर्तगाली थे जब वो आए थे 1498 में, तो हमने ये भी देखा था कि उसके बाद गवर्नर आए, कौन कौन गवर्नर बन के आए थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बने, फिर अल्बुकुर्क बने, उसके बाद भी कई सारे बनते गए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है उसका एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी, मैंने डिस्कस किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी में वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई देखो, हमें कोई राजनीतिक शक्ति स्थापित नहीं करनी है, हमें ब्लू वाटर मतलब समुद्र में ही, यानी समुद्र के रास्ते, यानी हमें सिंपल सा ट्रेड करना है। ठीक, हमें लैंड से कोई मतलब नहीं है, हम कोई जाके वहां सत्ता स्थापित नहीं करना है, हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो यही पॉलिसी लगभग अंग्रेजों और फ्रेंचों ने लगभग 50 साल तक फॉलो किया। लेकिन धीरे धीरे उनको ये समझ में आ गया कि अगर भारत के ट्रेड पे आपको एक अधिकार करना है ना, भारत के ट्रेड पे अगर अधिकार करना है, तो आपको यहाँ की राजनीति में घुसना पड़ेगा। यहाँ की राजनीति को आपको यहाँ घुसना पड़ेगा और इसको अपने हैंड में लेना पड़ेगा। यहीं से कहानी शुरू होती है फ्रेंच और इंग्लिश के स्ट्रगल की, संघर्ष की। ठीक है। तो ये तो बैकग्राउंड की कहानी थी। अब मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य किया था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ये था, 1707, जो मुगल बादशाह औरंगजेब, इस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक। और इसके बाद आपको पता है कि जितने भी रूलर्स आए, सब कैसे थे, अयोग्य थे। अयोग्य मतलब बेकार थे, एकदम सिंपल, एकदम बहुत ही बेकार थे। एक आध दो लोग थे जो थोड़ा बहुत काम करके थे, जैसे फर्रुख सियार था बीच में, फिर आपके बाद में एक दो और आए। लेकिन ढंग का कोई नहीं था। कहता ना कि अंधों में कनवा राजा थे, ये सब जो बाद में आए ना, वो अंधों में कनवा राजा उनको कह सकते हैं। लेकिन जो असली जो मुगल शासन था वो औरंगजेब के टाइम तक ही था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी होती है। और रीजनल क्षेत्र पे देखा जाए तो क्षेत्रीय तौर पे कई सारे छोटे छोटे जो स्टेट्स है ना, वो आ चुके हैं इस समय एक्शन में। कौन कौन से? हैदराबाद, ठीक, बंगाल, मराठा, पंजाब। ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं वो लगभग इस समय मार्केट में आ चुके हैं। और एक मैसूर भी मान लीजिए, मैसूर को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ऑटोनॉमी साबित कर चुके हैं, अपने अपने आप को कह चुके हैं कि हम मुगल बादशाह के अंतर्गत नहीं है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत नहीं है, अपने आप को कहीं ना कहीं ये ऑटोनॉमस घोषित कर चुके हैं। तो अंग्रेजों को पता था कि ठीक है, कि जो भाई मुगल साम्राज्य है ना, वो मानते हैं कि कमजोर हो चुका है, शासन वहां का बिखर चुका है, वो जो राजा है वो अयोग्य है, जो बादशाह है वो अयोग्य है। लेकिन इन्हें ये भी पता था कि अभी इतनी बुरी स्थिति नहीं आई है कि हम सीधा मुगल साम्राज्य से पंगा लें। तो इन्होंने कहा कि यार चलो ठीक है, अब मुगल साम्राज्य से पंगा नहीं लेंगे, हम पहले क्या करेंगे, जो छोटे छोटे जो मछलियां हैं उनको जाल में फंसाएंगे, बड़ी मछली में बाद में हाथ डालेंगे। तो इन्होंने किया क्या, अब इसको समझते हैं, इनका क्रम क्या था। मैंने आपको पहले बता दिया था कि दो ही प्लेयर थे मार्केट में इस समय, यूरोपियन प्लेयर्स की बात करें तो, एक आपका अंग्रेज था और एक आपके फ्रेंच थे। इन्हीं दो की हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किया कैसे, ये आगे बढ़े कैसे। ठीक। ध्यान रखिएगा कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका है, और जो आपका रीजनल लेवल पे प्लेयर है वो मार्केट में आ चुके हैं, वो इस समय एक्शन में आ चुके हैं। और किसी की आपस में नहीं रही है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो अंग्रेजों ने, हमें पता है कि ये, हम ये जानते हैं ना कि अगस्त 1947 को हम भारत से आजाद हुए। भारत हमारा आजाद हुआ। तो किससे आजाद हुए हम? अंग्रेजों से आजाद हुए। इसका मतलब भारत गुलाम बन चुका था 1947 तक आते आते। अभी तो ये ट्रेडिंग कंपनी है। ईस्ट इंडिया क्या है इस समय, क्या है, 1700, मान लीजिए 1700 का टाइम चल रहा है। इस समय बस एक क्या है, ट्रेडिंग कंपनी है। और 1947 आते आते हम ये कहते हैं कि हमें इनसे आजादी मिली। यानी बीच में क्या हुआ, उन्होंने पूरे देश पे अपना शासन
बना लिया, शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, इस टाइम के बीच में तो हमें यही देखना है कि ये हुआ कैसे, हाउ दिस बिकेम पॉसिबल। आपको पता है कि जो अंग्रेज थे और जो फ्रांसीसी थे, वो इंडियन मार्केट में या इंडिया में वो स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल क्या, उनके बीच में स्ट्रगल था, संघर्ष चल रहा था, किसको लेके? ट्रेड को पे कब्जा करने को लेके। ठीक। तो लेकिन ये बस इंडिया की कहानी नहीं थी, ये वर्ल्ड लेवल पे हो रहा था। वर्ल्ड लेवल पे कैसे समझते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में बात करूंगा इसके बारे में डिटेल में, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे इतना समझ लीजिए कि वर्ल्ड लेवल पे ही ये दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे थे। जैसे अमेरिका की बात हो गई, वहां भी ये दोनों आपस में कंपटीशन में थे। कौन अपनी कॉलोनी स्थापित करेगा, कौन ज्यादा कॉलोनीज स्थापित करेगा, कौन पूरे अमेरिका पे कब्जा करेगा। यही चीज अफ्रीका में भी चल रही थी। और यही चीज, कहते हैं ना, यही सूरत हाल लगभग वेस्ट इंडीज में भी था। तो कहीं कहीं ना कहीं सारा कुछ वही चल रहा था, यही दोनों के बीच में ही स्ट्रगल था मेन। यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी ये दोनों मेन स्ट्रगल इन्हीं का चल रहा था, इंग्लैंड और ब्रिटेन और फ्रांस का। तो भारत में क्या होता है, भारत में व्यापार को कब्जा करने के लिए, व्यापार पे अधिकार करने के लिए भारत में क्या होता है, तीन लड़ाइयां लड़ी जाती है इन दोनों के बीच में। पहली लड़ाई होती है 1746 से 1748 में। इसको बोलते हैं प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या संघर्ष। दूसरी लड़ाई होती है 1748 से 1752 के बीच। और तीसरी होती है 1756 से लेकर 1763 के बीच। ठीक। तो पहली जो लड़ाई होती है, पहला जो संघर्ष होता है, उसका रीजन क्या होता है शुरू करने का, कि एक कंट्री है आपका ऑस्ट्रिया। ये कहां पर है, ये यूरोप में है। तो इसको लेके दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, कहां पे, यूरोप में। तो जब ये दोनों आपस में यूरोप में भिड़ते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलता है इंडिया में। तो यहाँ भी इनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे वाले जो दूसरा वाला जो संघर्ष है, जो युद्ध क्यों शुरू होता है, क्योंकि कर्नाटक और हैदराबाद, नीचे एक साउथ में एक प्लेस है, दो जगह है, कर्नाटक और हैदराबाद, दो रियासतें हुआ करती थी उस समय। स्टेट मान लीजिए, रियासत मान लीजिए, कर्नाटक और हैदराबाद। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सत्ता को लेके बड़ा उलटफेर चल रहा था। ठीक है, मोटा मोटी कहानी से समझ लीजिए कि अगर एक आदमी सत्ता पे, जैसे मान लीजिए हैदराबाद है, कोई आदमी सत्ता पे बैठा, तो उसका दूसरा पार्टी क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यानी एक पार्टी कौन है जो सत्ता पे बैठ चुका है, दूसरा पार्टी कौन है जो सत्ता बैठना चाहता है। ये मांगने चले गए हेल्प फ्रेंच से, और ये हेल्प मांग ली अंग्रेज से। सिंपल सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। अब ये फ्रेंच से मांगने चले गए, ये अंग्रेज से मांगने चले गए, तो कहीं ना कहीं दो गुट बन गए ना, एक फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन। यानी ये दोनों भी इन्वॉल्व हो गए। थी तो लोकल चीज भाई, हैदराबाद में सत्ता पे बाप बैठेगा, बेटा बैठेगा, भतीजा बैठेगा, चाचा बैठेगा, ये तुम्हारे आपसी आपसी मैटर है ना, तुम सुलझाओ। अब तुम अंग्रेजों के पास जा रहे हो, बाहर से आए हैं। ये तुम फ्रेंच के पास जा रहे हो, बाहर से आए, उनको क्या ही मतलब, उनको तो अपना, कहते हैं ना, हित पूरा करना है। तुम राजा बनो, वो राजा बने, वो तो सिंपल सी बात है, वो देखेंगे कि हाँ मेरा क्या फायदा है इसमें। ये बात उन्होंने समझा नहीं, और ये कर्नाटक और हैदराबाद की वजह से सेकंड जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है वो शुरू हुआ। और तीसरा क्या हुआ, तीसरा युद्ध भी उसका जो रीजन था, कारण था, वो भी मतलब भारत के बाहर का कारण था। एक 7 ईयर वॉर का कंसेप्ट है, वो शुरू हो चुका था वर्ल्ड में। बेसिकली वो अमेरिका का कंसेप्ट है, 7 ईयर वॉर। उसकी वो शुरू हुआ 1756 में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में भी शुरू हो गया थर्ड वाला, थर्ड वाला संघर्ष। संघर्ष बोलना ज्यादा सही है, थर्ड वाला संघर्ष शुरू हो गया। तो मतलब तीन संघर्ष हुए, 1746 से 48, 48 से 52, 56 से 63। तो जो तीसरा था ना, 1756 से 63 वाला, जो तीसरा संघर्ष हो रहा है 1756 से 63 वाला, ये खत्म हो जाता है 1760 में। वॉन्डी वॉस एक जगह है, यहाँ पे युद्ध होता है। और जो अंग्रेज है ना, इंग्लिश, ये जीत जाते हैं। मैंने बताया था कि इंग्लिश का कौन था कमांडर, अंग्रेजों का कमांडर कौन था, आयरकूट।
और जो फ्रांसीसी सेना थी, उसका कमांडर कौन था? काउंट डी। अब लैली भी पढ़ते हैं और हिंदी में लाली भी लिखते हैं कई जगह, तो जो भी पढ़िए, काउंट डी लैली है, काउंट डी लाली। तो अंग्रेज क्या होते हैं, आयरकुट के नेतृत्व में ये हरा देते हैं फ्रांसीसी सेना को। तो 1760 में क्या होता है, जो इंग्लिश होते हैं वो पूरे तरह से विजयी साबित हो जाते हैं। मतलब वो पता चल जाता है कि जो इंडिया है उसमें कौन सुपर पावर है, सबसे सुप्रीम कौन है, वो है इंग्लिश। तो सवाल ये उठता है, जो 1760 में डिसाइड हो गया कि जो अंग्रेज वो जीत चुके हैं फ्रांस पे, तो इस टाइम को इतना क्यों लिखा जाता है? थर्ड बैटल को हम 1756 से 1763 क्यों लिखते हैं? ये जो डेट है ना, ये वर्ल्ड लेवल की डेट है। वर्ल्ड लेवल के बात किया जाए तो वहां पे ये 7 साल युद्ध चलता है, 63 में जाके फाइनली डिसाइड होता है कौन विनर है। लेकिन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 1760 में डिसाइड हो गया था कि भाई जो अंग्रेज है वो जीत चुके हैं और फ्रेंच की कोई औकात नहीं है इंडिया में अब अंग्रेजों के सामने। ठीक। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट और, एक चीज और है, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इतना जान जाएं, ये कहानी आप समझ चुके हैं, इतना कुछ हो चुका है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो अंग्रेज है ना, वो जीते क्यों और फ्रांसीसी वो हारे क्यों। भाई अंग्रेज भी क्या थी, एक कंपनी थी, ट्रेड करने आई। और फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो भी तो कंपनी थी, ट्रेड पर्पज से बनी थी। तो एक ये भी कंपनी है, एक ये भी कंपनी है। ठीक है। दोनों ट्रेड करने इंडिया में आ रही हैं, और दोनों आपस में जब भिड़ंत हुआ तो ये जीत जा रही है, ये हार जा रही है। तो कुछ होगा ना कि कुछ इसकी अच्छाई होगी जो जीत रही होगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, किसी कुछ कमियां होंगी जो ये हार रही है। तो इन्हीं दोनों पे हम बात करेंगे इस आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू।